गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है जनन, ठीक है ना, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जनन कहते किसको है। हाँ? जनन कहते किसको है। ठीक है। तो जिस विधि के द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं या फिर अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? जनन। उसे क्या कहते हैं? जनन। ठीक है। जनन क्या है? तो जनन जिस विधि के द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है। अभी के जीवों द्वारा जो जीव होते हैं ना, समान संतति का सृजन करना यानी उत्पन्न करना। तो देखिए, कोई भी जीव जो होता है वो अपने जैसे ही क्या करते हैं कि जीव को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे ही संतति का उत्पादन करते हैं या सृजन करते हैं। इसके लिए क्या है कि वो जो होते हैं जीव अपने जैसे संतति का उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन उनमें जो होता है ना, कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या होता है? कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है ना। देखिए, होता क्या है कि जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ जो होता है ना, विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नता क्या होता है? तो ये विभिन्नता होता है डीएनए में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के कारण, है ना, गुणसूत्रों के कारण। ठीक है। गुणसूत्रों के कारण होता क्या है कि जो डीएनए में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है, ठीक है, कुछ भी बदलाव आता है, तो हमें वो विभिन्नता देखने को मिलती है। और यही विभिन्नता के कारण, इसी विभिन्नता के कारण, ठीक है ना, नए जीव या प्रजाति, है ना, प्रजाति का उत्पादन होता है। क्या होता है? प्रजाति का विकास होता है ना, विकास होता है। ठीक है। क्या होता है कि जीव तो एक जैसे होते हैं, है ना, हूबहू अपने जैसे मतलब संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य को ही उत्पन्न करता है, जो भी जीव जंतु है वो अपने जैसे जीव जंतु को ही उत्पन्न करते हैं। लेकिन उनमें जो डीएनए पाया जाता है, उसके डीएनए में कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो हल्का सा माइनर जो बदलाव आता है, जैसे कि मनुष्य का, है ना, मनुष्य और चिंपैंजी, ठीक है, ये दो जीव, मनुष्य और चिंपैंजी, ठीक है ना, ये जो दो जीव होते हैं, दोनों लगभग एक समान होते हैं। दोनों के जो डीएनए होते हैं, है ना, डीएनए लगभग 99% क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। 99% बराबर होते हैं और 1% भिन्न होते हैं। 1% क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है ना। और इसी 1% के कारण
हम लोग देखते हैं कि चिंपैंजी और हम लोगों में क्या फर्क होता है, ठीक है ना, केवल मात्र 1% के कारण। कितने परसेंट? एक ही परसेंट है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ 99% सेम ही होता है, ठीक है ना। अब है कि इस विभिन्नता का महत्व क्या है। देखिए, जनन क्रिया में जो वरिष्ठ भाग लेते हैं, ठीक है ना, वो किसी एक स्थान पे एकत्र होते, कई सारे प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं एक जगह पे भाग ले, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिसे वहां एक कल्चर पनपता है ना, एक कल्चर, एक समाइष्ट का निर्माण होता है, कल्चर का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे जीवों की जातियों का हम लोग क्या कहते हैं, स्थान जो होता है उसे हम लोग निवास स्थान कहते हैं, जिससे उनका अस्थायित्व वहां पे कायम हो जाता है, यानी कि वो एक जगह पे जाकर के बसना शुरू कर देते हैं, एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो भी परिवर्तन होगा उस वातावरण में, उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग, है ना, वातावरण में जो नेचर में जो बदलाव आएगा उसके अनुसार या तो जीव नष्ट हो जाएगा या तो वो जीव उस वातावरण में ढल जाएगा, है ना। अगर वातावरण में जीव ढल जाएगा तो वो आगे सरवाइव कर जाएगा, अगर नष्ट हो गया तो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन जो जीव उस बदलते हुए वातावरण के साथ सरवाइव कर जाते हैं, उनका अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जैसे अभी अगर सपोज दैट मान ले कि भीषण गर्मी पड़ गया, हो सकता है कि उस भीषण गर्मी में हम लोग सरवाइव ना कर पाए, या कोई ऐसे जीव हो जो हम लोग सरवाइव ना कर पाएंगे तो हम लोग का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होंगे जो उस वातावरण में, उस भीषण गर्मी वाले में अपने आप को सरवाइव कर ले, ठीक है। तो जो जीव अपने आप को सरवाइव कर लेगा, ठीक है ना, जो जीव अपने आप को क्या कर लेगा, सरवाइव कर लेगा, उनका अस्तित्व कायम हो जाएगा और हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका जो विभिन्नता का महत्व था, ठीक है ना। ये क्या था, विभिन्नता का महत्व था। अब होता है इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो जनन के प्रकार। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, जनन के प्रकार। तो जनन होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका, एक जो है आपका है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है लैंगिक जनन। कौन सा है, लैंगिक जनन, ठीक है ना। दो प्रकार के हैं, एक अलैंगिक जनन है और दूसरा कौन सा है, लैंगिक जनन है। अब इसमें अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, है ना, क्या है, अलैंगिक जनन। तो ये किसको कहते हैं हम लोग, देखिए, जनन की वह विधि, देखिए, जनन की वह विधि जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेते हैं। कितने, एक ही जीव, एक समाइष्ट भाग लेते हैं और उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, उसमें नर और मादा का कोई जिक्र नहीं रहता, दो अलग अलग समाइष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक ही जीव में दोनों समाइष्ट पाए जाते हैं, नर और मादा, है ना, दोनों पाए जाते हैं, जिसे उभयलिंगी भी कह सकते हैं हम लोग। हालांकि मतलब फूल वगैरह जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। तो आपका अलैंगिक जनन उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक समाइष्ट भाग लेते हैं, ठीक है ना। नर और मादा अलग अलग, दो जीव अलग से भाग नहीं लेते, केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं भी है ना, इसकी क्या है, कुछ विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं, विशेषता नंबर फर्स्ट, पहला, पहला तो ये कहता है इसमें कि इसमें केवल एक वरिष्ठ भाग लेते हैं, है ना, इसमें केवल
इसमें केवल एक व्यष्टि है ना, एक व्यष्टि भाग लेते हैं, ठीक है। व्यष्टि बोले तो जीव है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जीव एक ही जीव भाग ले, है ना, या नर हो या मादा जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, वो भाग लेता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें युग्मक बोले तो शुक्राणु या अंडाणु, ठीक है ना, दोनों, इन दोनों में से कोई भाग नहीं लेते हो, ना तो शुक्राणु भाग लेते हैं ना ही अंडाणु भाग लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात क्या है कि इसके अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर ना तो शुक्राणु होगा ना ही अंडाणु होगा। शुक्राणु और अंडाणु जो होता है वो लैंगिक जनन में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर कि इसमें समसूत्री या फिर असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। या तो समसूत्री विभाजन होगा या फिर क्या होगा, असमसूत्री कोशिका का विभाजन होगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें कोशिका ही विभाजित होकर के अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक है ना, अपने जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। चौथा अगर बात करें तो चौथा इसमें जो होगा वह यह है कि इसमें उत्पन्न संतान बिल्कुल जनक के समान, इसमें उत्पन्न संतान जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संतान उत्पन्न होगा अलैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है ना, अलैंगिक के जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो बिल्कुल सेम, ठीक है ना, 100% अपने ही जनक के समान होंगे, अपने ही जनक के समान, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाएगी, उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। अगला कि ये जो होता है कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, संख्या में संतान उत्पन्न अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इनके जो जनन का टाइमिंग होता है ना बहुत ही कम होता है, यानी कि जैसे अगर अमीबा की बात करें कि तो हर अगले सेकंड में उसमें जनन होता है, ठीक है ना, हर अगले सेकंड में जनन होते हैं, या कुछ जीव ऐसे होता है जिनमें बहुत ही कम टाइम में, है ना, जनन होते हैं। और जब जनन होता है तो वो एक या दो नहीं, है ना, होता है कभी जैसे कि कोशिका विभाजन जो होता है तो या तो वो एक का होगा या बहुविखंडन होगा, है ना, लेकिन वो कम समय में अधिक से अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला कि ये जो जनन के प्रकार होते हैं वह निम्न कोटि या निम्न श्रेणी के जीव, पौधे और जीव इन दोनों में होते हैं, है ना, जीव भी पाए जाते हैं। निम्न कोटि बोले तो बहुत ही सरल जीव होना चाहिए ना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हो गया, और पौधे में शैवाल वगैरह, ठीक है ना, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनको इसके अंतर्गत
रखा जाता है, निम्न कोटि वाले हो गए, ठीक है ना। अगला क्या है कि इसमें निषेचन, देखिए निषेचन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों में से कोई भाग लेते ही नहीं है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेंगे तो इसमें निषेचन की कोई क्रिया, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, है ना। यानी बिना निषेचन के ये जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, बिना ही किसके, निषेचन के। क्यों क्यों नहीं निषेचन होगा, क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों में से कोई भी न तो पुरुष युग्मक और ना ही मादा युग्मक, दोनों में से कोई भाग नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, इस वजह से, है ना। और इसमें जो संतान उत्पन्न होंगे बिल्कुल जनक के समान होंगे, क्योंकि वो अपने आप को कोशिका से ही बांट दिए, है ना, अपने कोशिका को ही बांट करके संतान की उत्पत्ति किए हैं। अतः इसमें कोशिका का जब बंटवारा होता है तो सेम वही डीएनए चला जाता है, ठीक है। और ये कम समय में, है ना, एक कोशिका बहुविखंडन हो गया, कम टाइम में बहुविखंडन होता है और एक बार में हजारों लाखों की संख्या में जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। ये हो गया निम्न कोटि, यानी कि छोटा सा, बहुत ही छोटा, सूक्ष्म जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें ये होता है। बाकी ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपका अलैंगिक जनन की विशेषता। क्या थी, अलैंगिक जनन की विशेषता। अब देखिए अलैंगिक जनन भी कई विधियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अलैंगिक जनन कई विधियों के द्वारा जब होता है तो कौन कौन सा है समझिएगा, ठीक है। अलैंगिक अलैंगिक जनन की विधियां, तो सबसे पहले इसमें जो आपको आता है वह आता है विखंडन। क्या होता है, विखंडन, है ना, विखंडन, विखंडन विधि, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं विखंडन। एक आपका हो गया द्विविखंडन खंडन, और दूसरा जो आपका होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के, एक तो द्विविखंडन हो गया, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि एक जीव जो होते हैं ना, ये दो जीवों में विखंडित हो जाते हैं, है ना। एक जीव क्या होते हैं, दो जीवों में, है ना। जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या होता है, एक से दो हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द्विविखंडन। कौन सा है, द्विविखंडन। दूसरा है बहुविखंडन, दूसरा कौन सा है, बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि एक जीव जो होता है, एक जीव विखंडित होकर के, देखिए द्विखंडन जीव दो जीवों में विखंडित हो जाते हैं और संतान की उत्पत्ति करते या दो नए जीव का निर्माण कर देते हैं। और बहुविखंडन क्या होता है कि एक जीव खंडित होकर दो से अधिक, है ना, दो से अधिक बहुत सारा हो गया, ठीक है, तो दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बहुविखंडन करते हैं। और इन दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो है अमीबा। कौन है, अमीबा। अमीबा में